नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी बात करते हैं कोड की। तो बात कर रहे हैं लर्निंग इग्नाइट्स क्यूरियोसिटी वी नेवर इवन नो वी हैड। तो कहने का मतलब है जब हम सीखते हैं ना किसी चीज को, तो हमें पहली बार पता लगता है, हमें हमारे अंदर ना जिज्ञासा जो है ना वो जागनी शुरू हो जाती है। तो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे अंदर थी, हमारे पास थी वो। ओके, क्यूरियोसिटी। तो लेकिन तभी पता चलता है जब हम सीखना शुरू करते हैं, लर्न करना शुरू करते हैं किसी चीज को, तभी इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। जब तक पढ़ेंगे ही नहीं, इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा? जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो उस कहानी में आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। ओके, तो आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना वो भी बाहर आती जाएगी, मतलब ये जानने की इच्छा कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। ओके, तो अंत में क्या होने वाला है। ओके, तो उसी के चलते इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल पढ़ाई भी ऐसे ही है। ओके, जिस चीज में मन लगे ना उसको करोगे तो इंटरेस्ट बनेगा, और अच्छे से उसको आप कर पाओगे तो मतलब खुश रहोगे। ओके, तो इस तरीके से ना अपना गोल इस तरीके से ढूंढो, उस तरीके से आगे बढ़ो तो काफी बढ़िया रहेगा। कॉपी पेस्ट मत करो, मतलब कि अगर किसी ने पुश किया है तो उसी को कॉपी करके आपने आगे बढ़ना नहीं। अपना टैलेंट देखो, आपका टैलेंट क्या बोलता है, आपको किस तरीके से जो है ना सक्सेस मिल सकती है, उसके ऊपर फोकस करो। तो जिसमें मन लग रहा है, जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो उसमें आप डेफिनेटली सक्सेस जो है ना अचीव करोगे। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, तो संडे का न्यूज़पेपर है ये। ओके, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कर रहे हैं कि बाइडेंस अमेरिका इज नॉट बैक, इट हैज टर्न इट्स बैक। तो ये देखो, बाइडन की पीठ जैसे दिखा रहे हैं, तो कैसे, क्यों ये ऐसी बात कर रहे हैं? तो जब ये सत्ता में आए थे जो बाइडन, 20 जनवरी को जब इन्होंने कार्यभार संभाला था राष्ट्रपति का, तो उस समय बोला था कि अमेरिका दोबारा वापस आ गया है। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप का शासन चला गया है और अभी अमेरिका दुनिया के लिए सोचेगा। जिस तरीके से पहले अप्रोच करके चलता था, बिल्कुल उसी अप्रोच को आगे जो ना बढ़ाएगा। लेकिन अभी कल का डिसीजन आया है जो बाइडन का। तो भारत सरकार ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी इनको। तो इनको कहा था कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, जो वैक्सीन निर्माण के लिए चाहिए होते, तो कृपया करके उनका एक्सपोर्ट खोल दिए। उनको आप जो है ना, हमने इंपोर्ट करना है तो आप कृपया उनको हमें बेचें। लेकिन बाइडन सरकार ने जो है ना साफ मना कर दिया कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है उनका हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही जो हमारे पास वैक्सीन है हम उनका एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो पहले अमेरिका के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। ओके, तो उसी के हिसाब से जो उनके पास रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज किया जाएगा। तो अभी देखो, जो हमारे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो भारत बायोटेक है ना, तो यही दो मेजर प्लेयर हैं जो कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं भारत में, और इन्हीं के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन ही जो है ना लगाई जा रही है भारत में। ओके, तो अभी ये बहुत देर से डिमांड कर रहे थे कि अगर वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी है ना, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई भी बढ़ानी होगी, जो कि अमेरिका से ज्यादातर आता है। तो अभी के लिए जो काम चलाया जा रहा है ना, तो वो वाला रॉ मटेरियल यूरोपियन देशों से आ रहा है। ओके, तो यूरोपियन कंट्री से मतलब वो रॉ मटेरियल आ रहा है, तो तभी जो है वैक्सीन बनाई जा रही है। ओके, तो अभी अमेरिका से डिमांड थी काफी समय से कि अमेरिका जो है एक्सपोर्ट खोले। ओके, तो अभी खोला नहीं, अभी साफ मना कर दिया है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि बाइडन का अमेरिका वापस नहीं आया है, तो बाइडन ने तो अपनी पीठ दिखा दी है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है इधर। दूसरी ओर जो है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन जो कंटेनर्स हैं, ओके, तो उनकी अभी भी जो है ना भारी किल्लत देखने को मिल रही है देश भर में। तो अभी ऐसे ऐसा माहौल बन चुका है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो जो बेड्स है ना, तो उनकी कमी देखने को मिल रही है। और जो लोग हैं वो हॉस्पिटल्स के बाहर ही उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, वहीं पर ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो अभी भी मतलब ऐसी सिचुएशन है कि कुछ ही मतलब घंटों की ऑक्सीजन अवेलेबल है अलग अलग रीजन्स में, जहां पर जरूरत है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की। तो जो कोविड के जो शिकार हो जाते हैं ना, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ओके, तो अब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो अभी उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर जो है सप्लाई जो है लड़खड़ा रही है। हालांकि रशिया ने भी ऑफर किया है भारत को कि ऑक्सीजन हम आपको देंगे अगर भारत चाहे तो। ओके, तो ये ऑफर किया है, तो अगर भारत एक्सेप्ट करेगा तभी वो वहाँ जो है ना हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो इसके अलावा देखो, जो कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक जिस जिस वैक्सीन को बना रहा है ना, तो अभी प्राइवेट मार्केट में उसका जो प्राइस है ना, वो 1200 रुपये होगा प्रति डोज। तो 2 डोसेज लगनी है एक बंदे को, तो 2400 रुपये लगेगा कुल खर्चा आएगा, अगर कोवैक्सीन वो प्राइवेट मार्केट से मतलब बाहर से आप लगवाते। जैसे कहने का मतलब ऐसे है कि एक और जो सरकार जो छूट दे रही ना, जैसे एक होता है कि गरीब लोगों को अनाज देना, तो सरकार सब्सिडाइज फूड भी देती है।
ओके, तो वो 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से भी मिलता है। लेकिन आप जो नॉर्मल मार्केट में जाओगे तो वो काफी महंगा मिलता है। ओके, 70 रुपए 80 रुपए किलो के हिसाब से भी आपको जो ना दालें वगैरह मिलती हैं। ओके, तो अभी बिल्कुल इसी तरह से। ओके, तो जो जिसको जहां पर तो सरकार यहाँ पर फंडिंग दे रही है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको फ्री लग रही है वैक्सीन। लेकिन आने वाले समय में जब प्राइवेट मार्केट में इसको उतारा जाएगा, तो अभी उतार दिया जाएगा इसको, तो 1200 रुपये कॉस्ट होगा एक डोज का। ओके, तो ये यहाँ पर इतनी कॉस्ट निर्धारित की गई है भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन की। ओके, तो अभी ये अपने जो कैपेसिटी है ना उसको भी बढ़ाने जा रहे हैं। 700 मिलियन डोजेस ये बनाएंगे एक साल में। तो अभी जो इनके पास कैपेसिटी थी, प्लांट्स थे, वो पर्याप्त नहीं थे। अभी और जो दूसरी कंपनी है ना, तो उनके साथ टाई अप करके वहां पर जो है वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है ना, इसकी प्रोडक्शन, इसकी सप्लाई जो है, उसको बढ़ाएंगे। तो आगे यहाँ पर देखिए, जो टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स है दिल्ली में, तो उन्होंने मतलब जो नए मरीज है ना जो कोविड का, तो उनको जो एडमिट करना ही बंद कर दिया। और जिसके अलावा जो दूसरे भी नए पेशेंट्स उनको भी एडमिट करना बंद कर दिया। मतलब सिचुएशन यही है कि मतलब रश हो चुका है। तो अभी क्राइसिस है ना, वो सिचुएशन चल रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, तो अपनी जान पर खेल कर वो लगे हुए हैं लोगों को बचाने में। तो ये है जो है फ्रंट पेज का जो पूरा सिनेरियो। तो अभी इसके बाद में देखो, ये जो वाला पेज है ना, ये वाला पेज, ये आज वाला पेज नहीं है। संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। तो ये हमारा एक दिन मिस हुआ था, क्योंकि 22 तारीख वाला। तो ये उस दिन का एडिटोरियल का पेज है। तो इसमें भी कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल्स हैं। तो पहले एडिटोरियल में यहाँ पर वही कोविड वैक्सीन की बात की, तो उसके बारे में काफी चर्चा हम कर चुके हैं। ओके, तो ये सेकंड वेव से कैसे सीखना है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है ना, तो टॉप 76 तक ये पहुंच चुका है। ओके, एक यूएस डॉलर जो है 76 रुपए के बराबर हो गया। ओके, तो अभी ये टॉप पीक इसकी गई है। तो अभी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सोल्यूशंस बताए गए हैं। और दूसरा ये वाला है प्लास्टिक पैंडेमिक। तो ये भी काफी बढ़िया आर्टिकल, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक का क्या सिनेरियो है। एक तो पैंडेमिक जो है कोरोना वायरस महामारी के चलते चल रहा है ना, तो प्लास्टिक का भी क्या पैंडेमिक है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये दो आर्टिकल यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सबसे पहला एडिटोरियल जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना आज, तो वो होगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है ना, तो उसका जो एडिटोरियल पेज है, तो वहां से हम जो है ना, हम एक एडिटोरियल डेली जो है ना हर संडे डिस्कस करते ही करते हैं। तो ऐसा है कि संडे के दिन वैसे ही इकोनॉमिक टाइम्स का तो आता नहीं एडिटोरियल, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल आता है। तो उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होता है, तो किसी एक एडिटोरियल को हम संडे के टाइम जो है ना डिस्कस करते हैं। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखें। तो अभी इस बार तो इसलिए हो रहा है कि अभी जो 22 तारीख का वो मिस हो गया था, इसलिए हम जो है ना उसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल से। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उसको ज्वाइन करें। और यहाँ पर सिर्फ जो है द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल, इसका ही पीडीएफ नहीं आता है, इसके अलावा जितने भी जो वीडियोस आती हैं, जितने भी लेक्चर्स आते हैं, सबका पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करें जा रहे हैं एडिटोरियल नंबर 1 की। तो ये एडिटोरियल हमने लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, जो कि आज का संडे का न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाइनाज राइजिंग सपोर्ट फॉर पाकिस्तान एंड देयर कोल्यूजन में अफेक्ट आवर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी जैसे चाइना की लगातार सपोर्ट बढ़ती जा रही है पाकिस्तान को, तो जो उनकी आपस में जो सांठ-गांठ हो रही है, ओके, तो उसमें हो सकता है कि जो भारत के इंटरेस्ट है उनको अफेक्ट जो है ना किया जाए आने वाले समय में, जब भारत को जो है ना कोई नुकसान पहुंचे। तो अभी स्टार्टिंग में इसी सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर। तो अभी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि यू टॉक अबाउट जियोग्राफी एज हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया लुकिंग एट हर हिस्ट्री डिफरेंटली। ओके, तो मतलब कि आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के इतिहास के बारे में बात कर रहे हो भारत के, और यहाँ पर इसी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हो कि मतलब किस तरीके से हम जो है ना अपने इतिहास को देख रहे हैं। ओके, कितने डिफरेंटली, किस किस डिफरेंट वे में अपने इतिहास को हम देख रहे हैं। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें अपनी इंडिया की बात करें ना, तो हम अभी ऐसे दौर में पकड़े जा चुके हैं, जकड़े जा चुके हैं, जहां पर मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स का दौर है और सुपर पावर्स का दौर है, और यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट का दौर था। ओके, तो ये नॉन अलाइनमेंट ना, ये यहाँ पर ये भी एक ग्रुप था। ये कब था, जब यूएसएसआर था और एक साइड था यूएसए। तो उस समय बाईपोलर वर्ल्ड था। बाईपोलर वर्ल्ड मतलब कि दो सुपर पावर्स थी। एक था यूएसएसआर, जो कि 15 मुल्कों का संग्रह था, इकट्ठा ग्रुप था एक प्रॉपर। ओके, और एक और यूएसए था। यूएसएसआर में स्टेट इकोनॉमी का मॉडल फॉलो हो रहा था, और यूएसए में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मॉडल फॉलो हो रहा था।
तो यूएसए कहता था कि जो जिसके पास पैसा है वो लगाओ, इन्वेस्ट करो और या अपना अदारा खोलें और चलाएं उसको, और जो है ना नौकरियां क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, रिसर्च करें। ओके, और दूसरी और जो स्टेट इकोनॉमी वाला मॉडल था यूएसएसआर का, तो वो ये उसका मॉडल ये था कि सब कुछ यहाँ पर सरकार करेगी। ओके, तो सरकार ही यहाँ पर जो ना फूड प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगी अपनी जनता को, जितने भी यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज है सब कुछ सरकार करेगी। तो ये बिल्कुल उलट उलट था। ओके, तो सरकार को अगर कुछ करना है तो उसको भी रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज तभी आएंगे जब जनता कुछ कर रही होगी, जनता कुछ काम धंधा करेगी, टैक्स लगेगा, तभी तो आएगा ना। तो जिसके चलते ना ये स्टेट इकोनॉमी वाला मॉडल फेल हो गया, तो ये 1989 में यूएसएसआर टूट गया। तो जब तक ये यूएसएसआर और यूएसए था, उस समय एक नॉन अलाइनमेंट भी यहाँ पर ग्रुप काम कर रहा था, जो कह रहा था कि ना तो हम यूएसएसआर की साइड है, ना तो हम यूएसए की साइड है, हम यहाँ पर नॉन अलाइंड है आपसे। ओके, तो अभी इसका भी दौर रहा। तो सुपर पावर्स की अगर बात करो तो अभी देखो, अभी यूएसए ने बोल दिया हाल में कि जो मेन राइवल है ना यूएसए का, वो अभी रशिया नहीं है। ओके, तो अभी मेन राइवल कौन है? चाइना। ओके, तो चाइना मतलब लगातार बहुत बड़े पैमाने पर ना इसने तरक्की की है, इकोनॉमिक बूस्ट यहाँ पर देखने को मिला है। किसी जमाने पर भारत और चाइना एक ही स्टैंड पर थे, एक जैसी इकोनॉमी थी, लेकिन अभी देखो काफी बड़ी हो चुकी है। और मतलब यूएस को जो ना टक्कर दे रहा है पूरी। तो अभी यूएस को खतरा चाइना से ही है, कहीं ये मुझसे भी आगे ना निकल जाए। ओके, तो यूएस की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की है और चाइना की इकोनॉमी $13 ट्रिलियन की है। तो सिर्फ $7 ट्रिलियन का फर्क है। अगर चाइना इसी रफ्तार से आगे बढ़ता है, सस्ती से सस्ती चीजें अगर प्रोवाइड करता है ग्लोबल मार्केट में, तो ये अपने काफी बड़ी हब बना लेगा। तो आज मतलब अभी भी बना चुका है। तो जितने भी वर्ल्ड में मुल्क है ना, तो ज्यादातर अभी डिपेंडेंसी हो चुकी है उसकी उनकी चाइना के ऊपर, चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया की बात कर लो तो इंडिया यूएस के रिलेशंस की बात कर लो। ओके, तो इंडिया रशिया की बात कर लो, इंडिया चाइना की बात कर लो। तो इंडिया मतलब हम अपनी लोकेशन को देखें और फिर देखें मतलब हमने किस तरीके से जो है ना टाइप बना के रखना है यूएस के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि शायद मुझे लगता है कि हम जो है ना भूल गए हैं कि हम लोकेटेड कहाँ पर है, हमारी लोकेशन कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे मतलब इस जगह में कैसे जो है ना आगे बढ़े। तो हमारी लोकेशन कैसे है, मतलब ऐसा है कि हमारा जो चाइना जो है हमारा पड़ोसी है एक, और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क है। ओके, तो अगर दूसरे मुल्कों की बात कर लो ना आप, यूएस की, तो उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। ओके, तो मतलब कि सिर्फ दो मुल्कों के साथ उसका बॉर्डर है, एक है कनाडा, दूसरा है मेक्सिको, और कोई वहां पर भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। सीधी सीधी लाइन खींची हुई कि ये बॉर्डर है आपका और ये बॉर्डर है हमारा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स की है, चाहे पाकिस्तान के साथ कर लो, चाहे चाइना के साथ कर लो। तो इस लोकेशन में हम यहाँ पर फंसे हुए, तो हमें सब सब और देखना होता है जब भी हम कोई भी काम करें। तो जियोपॉलिटिक्स जो है ना बहुत यूजफुल यहाँ पर लेंस की तरह काम करती है। ओके, तो यहाँ पर ज्योग्राफी भी आ जाती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर देश लाई करता है, हिस्ट्री यहाँ पर जो मतलब क्या इतिहास रहा है किसी देश का, वो भी क्या रिसोर्सेस यहाँ पर रहे हैं जिसको कि यूज किया गया, यहाँ पर डेमोग्राफी क्या है। ओके, तो कौन से रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, तो मतलब कौन से कल्चर के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मतलब अलग अलग फैक्टर्स है जिनके चलते यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स होती है। ओके, तो ये यही चीजें जो है ना अलग करती हैं एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ। तो कि मतलब अभी देखो, अभी जो ये सब चीजें यूजफुल होती है, काम आती हैं। तो अभी उस समय जिस समय मतलब बदलाव का यहाँ पर दौर गुजर रहा हो, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं ये। ओके, चाहे मतलब देश कैसे भी प्रगति करे, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। डेमोग्राफी या इतिहास जो है ना उसी हिसाब से आगे जो है ना ग्रोथ होती रहती है। तो देखो इंडियंस जो है ना अपने इतिहास के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, चाइनीज अपने इतिहास से सीखते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मतलब ये ट्रेंड है जो कि चलता रहता है। लेकिन आगे यहाँ पर बात क्या क्या बात कर रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि यू से दैट वी नीड टू रीलुक एट वे वी रोट आवर हिस्ट्री। मतलब एक बार दोबारा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हमने अपना इतिहास लिखा है। ओके, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ऑथर की कुछ लोग हमारे हम में से ऐसे हैं जो ना मतलब ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर था असल में उसी ने हमारा इतिहास लिखा है। वो तो उन्होंने हमारा जो ना इतिहास मतलब हिस्ट्री बनाई है, तो उन्होंने ही सब काम किए हैं, उससे पहले कुछ नहीं था। मतलब यही चीजें दिखाई जाती हैं आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो वही बच्चा अपने माइंड में रखता है, तो उसी को आगे जो है डिलीवर करेगा अपनी आने वाली पीढ़ी को। तो ये बातें यहाँ पर की गई। ओके, तो यहाँ पर और भी बातें की जा रही है कि मतलब इतिहास जो है ना, तो वहां पर अगर हम अगर देखें अच्छे से, तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेजन हुए हैं भारत में। मतलब कि हमले हुए हैं। ओके, तो कभी किसी ने किया, कभी किसी यहाँ पर फॉरेन इन्वेटर ने किया। शुरुआत सिकंदर से कर लो। ओके, काफी पुरानी बात, पंजाब वाली साइड उसने हमला किया, तो उस समय पोरस राजा था पंजाब का। ओके, तो उसके बाद ये मुगल्स आए,
ओके, तो एशियन पीरियड्स में भी काफी यहाँ पर लोग थे जिन्होंने हमला किया और यहाँ पर अपने किंगडम्स बनाए, जैसे चोला एम्पायर हो गया। ओके, तो अभी अगर अंग्रेजों की बात करो तो उन्होंने हमें रिलीजन के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड करके हमें रिप्रेजेंट किया था। तो जैसे एक पीरियड हो गया, जैसे एशियन पीरियड्स की बात, जब उससे पहले पीरियड की बात कर लो तो हिंदू पीरियड उसको कहा गया। उसके बाद जो मेडाइवल पीरियड है तो उसको हम यहाँ पर कह देते हैं कि मुगल रूल था भारत में। और जब अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे उसको हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियड कहते हैं। ओके, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी हम कहते हैं जब अंग्रेज रूल कर रहे थे भारत में। ओके, तो अभी ज्यादातर इस तरीके से जो है ना हमें दर्शाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम एडवांस मैरीटाइम पार्ट्स की बात करें भारत में, मतलब जहां पर की जो किश्तियां होती हैं उसके थ्रू मतलब पहुंच की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर उसमें से भी हम देखें ना तो हम मतलब पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ अच्छे तरीके से हम कनेक्टेड थे। जो हमारे पोर्ट्स यहाँ पर थे, जैसे यहाँ पर बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल टू यहाँ पर द बंगाल से लेकर जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां तक, और दूसरा यहाँ पर जो मालाबार कोस्ट से लेकर जितना भी हमारा जो गुजरात वाला रीजन है जो कि समुद्र से यहाँ पर जिसका बॉर्डर टच होता है, तो ये सब मतलब कि जुड़े रहे हैं, वेल कनेक्टेड रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अच्छा खासा व्यापार ट्रेड जो है ना इनका चलता रहा है। तो ये देखिए इधर से आगे से यहाँ पर बंगाल शुरू होता है तो उसको बंग भी बोलते हैं। ओके, तो अभी वहां से लेके ये सारा का सारा कॉस्ट है हमारा। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कोरामंडल कॉस्ट भी बोलते हैं इस वाले रीजन को। ओके, कोरामंडल कॉस्ट, तो इधर ये वाला जो एरिया है ना केरला वाले पास वाला, यहाँ पर इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ओके, तो आगे जाओगे तो गुजरात तक मतलब ये सारा हमारा कोस्टल एरिया है। तो टोटल जो है ना 7500 किलोमीटर की हमारे कोस्टल एरिया की लंबाई है भारत की। ओके, तो काफी बड़ा कोस्टल एरिया है हमारे पास। और आगे बात कर रहे हैं कि 1750 तक जो है ना, तो हम यहाँ पर ये सभी जो एरियाज थे हमारे यहाँ पर, जो एशियन इंडिया की भी आप बात कर लो, तो पूरी जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग उसका 1/3 मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होता था। तो यहीं से यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था सामानों का। और दूसरा यहाँ पर चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं कि ये भी साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ पर निकले। ओके, तो यहाँ पर भारत में पहुंचे तो यहाँ पर लगातार जो है 13 सेंचुरीज तक जो ना इन्होंने रूल किया है। तो ये मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टी है अगर हम चोला एम्पायर की बात करें पूरे वर्ल्ड में। ओके, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टी। ओके, तो यहाँ पर अभी एक्चुअली ऑथर यही बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि दोबारा से रीलुक करें, देखें अपने इतिहास को अपनी आंखों से कि क्या इतिहास था। ऐसा नहीं कि जो किसी ने दिखा दिया तो उसी के हिसाब से हम आगे चलते रहे तो उसी को सच मान ले। तो बहुत इतिहास बहुत काफी बड़े पैमाने पर भरा पड़ा है। तो अभी देखो तो अभी तो सब कुछ ना डिजिटल होता जा रहा है। तो पुराने जो हमारे जो इतिहास के जो पन्ने भी है ना, तो उनको भी संभाल कर रखा हुआ है डिजिटली रूप में, क्योंकि कागज तो खराब हो जाएगा एक ना एक दिन। तो अब उसका ई बुक बनाकर जो ना डिजिटल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो आप जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी विजिट कर सकते हो, वहां पर भी देख सकते हो। अगर आपने किसी यहाँ पर एशियन जमाने का इतिहास पढ़ना है तो पुरानी से पुरानी किताब उठाओ तो आपको सही जानकारियां वहां पर मिलेंगी। ओके, तो इस तरीके से इतिहास को पढ़ सकते हो आप, तो काफी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। पहले कैसे ट्रेड चलता था, पहले कैसे बायलेटरल लिंक्स होते थे, तो अभी में क्या पर क्या बदलाव देखने को मिला, तो इस इन बातों को आप समझोगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए ये है चोला एम्पायर की टेरिटरी, जो ब्लू कलर में है ये चोला एम्पायर की पूरी पूरी टेरिटरी है। ओके, तो देखो लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस था ये बंगाल से लेकर यहाँ तक ये सभी एरियाज में था। ओके, तो मतलब ये कर्नाटका वाला रीजन, केरला वाला रीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये सभी तक यहाँ पर इनका रीजन फैला हुआ था। ओके, तो ये चालुक्य उसका रीजन था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अलग चल रहा था। ओके, तो ये कलिंगा भी काफी इंपॉर्टेंट साइट रही। तो इसके अलावा ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हो सारा, ये यहाँ पर सभी एरियाज में इनका इन्फ्लुएंस था, मतलब जहाँ पर अच्छा खासा व्यापार इनका चलता था। तो ये यहाँ पर ट्रेड रूट यहाँ पर दिखाया गया इस लाइन के जरिए कि मतलब कहाँ कहाँ तक इनका व्यापार फैला हुआ था। तो चाइना तक यहाँ पर इनका व्यापार जो था वो फैला हुआ था। ओके, तो इस तरीके से चोला एम्पायर अपना मैरीटाइम जो है ना बिजनेस अपना करता था उस जमाने में। तो अच्छे खासे में मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती थी और यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो था होता था। तो ये एशियन जमाने की बात कर रहे हैं। तो चोला एम्पायर के पहले रूलर कौन थे, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि जो पुराना यहाँ पर जो यहाँ पर समझौता था, अभी मतलब जो झगड़ा है तो वो अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है। तो वो समझौता जो है ना अभी डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अभी हमारे पास क्या है, तो हमें यहाँ पर कि क्या काम करना होगा कि मतलब आप हम इन सभी सिचुएशन को रिप्लेस करें, किसके साथ रिप्लेस करें। ओके, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि रफली अगर हम 2012 से बात कर लें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर जो मेंटेन किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1988 की अगर हम बात करें ना तो तब से मतलब जो है मतलब बैलेंस बना हुआ है। अगर चाइना इंडो चाइना बॉर्डर की हम बात करें, ओके, तो अभी देखो जो चाइनीज बिहेवियर है बॉर्डर पे ना, तो वो आप वहाँ देख सकते हो। तो मतलब उससे भी काफी चीजें आप भाप सकते हो कि किस तरीके से वो चाह रहा है।
ओके, तो अगर हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो ये शिफ्ट हुई है। तो अगर हम 1988 की बात करें ना, तो उस समय दोनों इकोनॉमीज, भारत और चाइना की इकोनॉमी लगभग सेम साइज की थी। सेम साइज कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर ज्योग्राफिकल साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमी की साइज की बात कर रहे हैं। तो अगर अगर मैं कहूँ कि भारत की इकोनॉमी उस समय जो थी $1 ट्रिलियन की थी, हालांकि इतनी नहीं थी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की थी ना, तो चाइना की भी ज्यादा से ज्यादा 1.2 या $1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। ओके, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि इकोनॉमी का साइज लगभग बराबर था दोनों मुल्कों का 1988 में। ओके, तो उस समय भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था। लेकिन अभी अगर बात करें, आज की बात करें ना, तो चाइना की इकोनॉमी 4 गुना बड़ी है भारत की इकोनॉमी से। ओके, तो हमारी यहाँ पर अभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी भी नहीं बनी है। अभी अभी $2.25 ट्रिलियन के आसपास की हमारी इकोनॉमी है। ओके, तो लेकिन चाइना की $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, तो इससे ऊपर ही है। तो आप देखो कितनी बड़ी इकोनॉमी चाइना की हो चुकी है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो रिलेटिव बैलेंस है ना बॉर्डर के ऊपर, तो यहाँ पर चाइना का जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है ना, तो मतलब वो चाह रहा है कि मतलब कि जो स्टेटस को, मतलब जो मौजूदा स्थिति है ना, तो उसको बदले। ओके, कहने का मतलब जैसे लद्दाख में अभी पिछले साल 2020 में देख लो, तो पहली बार हुआ कि इतने सालों बाद जो है ना, हमारे जवान जो है ना शहीद हुए। ओके, 20-25 के आसपास। तो अभी क्यों हुए? क्योंकि लद्दाख के ऊपर आगे बढ़ना चाह रहा है चाइना, कि लद्दाख का कुछ रीजन है जो पंगोंग लेक वाला रीजन, तो वहां से वो चाह रहा है कि जो यहाँ पर बॉर्डर एरिया हो ना थोड़ा सा आगे हो। तो इस तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आप देखो कितने बड़े पैमाने पर उसकी इकोनॉमी हो चुकी है। तो वो समय नहीं रहा है 1988 वाला, तो अभी समय बदल चुका है। और दूसरी ओर भारत ने भी पूरे एफर्ट्स किए हैं, जिसके चलते जो यहाँ पर जो बैलेंस है बॉर्डर के ऊपर वो बिगड़ा नहीं है, वो चेंज नहीं हुआ। तो मतलब स्थिति जो है ना वैसे ही बनी हुई है। ओके, तो एक और जो है चाइना है, एक और जो है इंडिया, जहां तक हम पहले थे वहीं पर हम जो है लोकेट हो, अपनी जो फोर्सेस उनको लोकेट करके हमने रखा हुआ है। आगे यहाँ पर बात करें कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली चाइनीज के साथ ना जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर सीधी सीधी तौर पर हमें यहाँ पर ना निवारण चाहिए, मतलब जो डिस्प्यूट्स है उनका हल चाहिए। ओके, जितने भी तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स भारत और चाइना के बीच में है, तो देखो जहां जहां पर भी बॉर्डर है ना, जो अगर हम कश्मीर लद्दाख वाली रीजन की बात करें या फिर अरुणाचल की बात करें, तो मतलब हर जगह कोई ना कोई डिस्प्यूट चाइना ने रखा हुआ है। हालांकि ये जो एरिया है जिसके ऊपर चाइना डिस्प्यूट कर रहा है, तो ये भी एरिया तिब्बत का है। ओके, तो तिब्बत जो है ना एक आजाद कंट्री था, इसके ऊपर भी चाइना का कब्जा है। ओके, तो जब भी आपने मैप पढ़ा होगा तो आप लिखा होता है तिब्बत, ब्रैकेट में चाइना लिखा होता है। ओके, तो चाइना का उसके ऊपर कब्जा, हमारा एक्चुअल में बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है, चाइना के साथ हमारा कोई लेने देना ही नहीं है। ओके, लेकिन 1962 में जब वॉर हुई थी उस समय, तो भारत भी यहाँ पर इस वॉर में था, भारत हार गया और चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तिब्बत के ऊपर। ओके, तो तब से यहाँ पर उसका कब्जा है इसके ऊपर। ओके, तो काफी समय ऐसा भी था जब तक हमने ये भी कहा कि जो तिब्बत जो है ना वो चाइना का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय मतलब ये लीवरेज हमने खो दिया और हमने ये मान लिया कि जो तिब्बत है वो चाइना का ही पार्ट है। और दूसरी ओर जो चाइना था उसने भी मान लिया कि जो सिक्किम है ना, तो वो भारत का ही हिस्सा है। मतलब ये मतलब इस तरीके का लीवरेज था भारत के पास, जो भारत ने खो दिया। ओके, तो अभी जब भी ये लद्दाख जैसा कोई भी इंसिडेंस होता, तो भारत कभी अभी नहीं बोल पाता कि जो तिब्बत है वो जो है ना वो चाइना का हिस्सा नहीं है, तिब्बत एक आजाद कंट्री है, हमारा बॉर्डर जो है तिब्बत के साथ लगता है। तो ऐसे अभी खुल के स्टेटमेंट भारत अभी नहीं दे सकता। ओके, तो अभी आगे यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम करना है, कि हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको यहाँ पर सही करना है। और दूसरी यहाँ पर बात करने की जो डिपेंडेंसी है जो हमारी, ओके, चाइना के ऊपर, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं पर एक्सेप्ट हमें करनी होगी, डिपेंडेंसी है। ओके, तो यहाँ पर वो भी जो है ना आज के दिन पे रिस्क जो है ना वो बना सकती है। तो डिपेंडेंसी बन चुकी, तो पहले तो डिपेंडेंसी को देखो, जैसे मतलब बहुत सारी चीजें देखो चाइना से ही आती है हमारे यहाँ। आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो वो भी चाइना से ही बना है। ओके, तो अगर कंपनी इंडियन भी है फिर भी जो अंदर जो पार्ट लगे चाइना से ही बनकर आए। ओके, तो अगर आज कोई ऐसा रिस्क बॉर्डर पे होता है, तो अगर यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई कमी होती है, तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, जो हमारे यहाँ पर जो भारत के कंज्यूमर्स उनके ऊपर। तो ये भी हमें देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एरियाज हैं जिसके चलते हमें यहाँ पर काम करना होगा चाइनीज के साथ मिलकर। ओके, तो मतलब वो हमारा पड़ोसी है। ओके, तो यहाँ पर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। ओके, तो उनको भी हमारी जरूरत है। ओके, तो मतलब कि जो है ना, अगर भारत की बात करें तो चाइना जितने भी अपने प्रोजेक्ट, जितने भी सामान एक्सपोर्ट करता है, तो एक बड़ा डेस्टिनेशन है भारत चाइना के लिए। तो अभी $65 बिलियन का ट्रेड होता है भारत और चाइना के बीच में। और जिसमें से ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना की तरफ से होता है भारत को। भारत जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को वो बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का चाइना के साथ जो है ना ट्रेड डेफिसिट है। ओके, चाइना का भारत के साथ ट्रेड सरप्लस है। ओके, तो ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड सरप्लस जब किसी का एक्सपोर्ट ज्यादा हो
इंपोर्ट कम हो, और ट्रेड डेफिसिट जब किसी का इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट कम। ओके, और आगे बढ़ रहे हैं। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि हमें यहाँ पर जरूरत है कि सबसे पहली बात तो जो बड़े पॉलिटिकल इश्यूज हो उनको हम हल करें, उनको एड्रेस करें। ओके, देखो जो ऑथर की टोन है ना यहाँ पर, तो वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना को हम समझ रहे हैं ना, तो वैसे हो सकता है कि ना हो। ओके, तो हम जो मेन मुद्दे हम उनके ऊपर क्यों नहीं आते, तो जैसे सबसे बड़ी बात करते हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि भारत की ही टेरिटरी से होकर जो है ना गुजरता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो। तो ये है यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो जो कि ये शुरू होता है चाइना से। तो ये चाइना का ना जिनजियांग यहाँ पर स्टेट है, प्रोविंस है। तो ये चाइना का यहाँ पर जिनजियांग स्टेट है, तो ये आगे जाता है गिलगित बाल्टिस्तान से, ये रास्ता आगे जाता है। तो वहां से काशगर करके ना जगह है, जहां से जो है ना ये शुरू होता है चाइना से, और ये गिलगित बाल्टिस्तान से होता हुआ फिर पाकिस्तान में एंटर करता है। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, एक रास्ता है। ओके, जो कि एंड करेगा यहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर आके। तो ये पोर्ट भी जो है ना चाइना यहाँ पर बना रहा है, चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई पाकिस्तान में। ओके, तो अभी ये जो वाला एरिया है ना, तो ये पाकिस्तान के जो है ना अंतर्गत एरिया है। तो ये है कश्मीर का ही एरिया, लेकिन ये पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। तो भारत भारत ने विरोध किया था कि मतलब ऐसा कॉरिडोर जो है ना, मतलब हमारे जो इंटरनल मैटर्स है, तो उसमें आप जो है ना आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, चाइना को ये बात कही थी। और जिसके चलते चाइना के द्वारा एक यहाँ पर इनिशिएटिव शुरू किया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, की यहाँ पर इसी रास्ते के तहत हम आगे बढ़ेंगे और जो नेशंस उसके साथ अच्छे से मतलब जुड़ाव रखेंगे। तो भारत ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो सी पैक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो ये भारत की टेरिटरी में ही बनाया जा रहा है, लेकिन भारत से बिना पूछे ही इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये जो टेरिटरी भारत के कंट्रोल के अंतर्गत नहीं है। किसके कंट्रोल में है? पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये पाकिस्तान का नक्शा देखो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य जो है ना वो है बलूचिस्तान, और सबसे कम आबादी जो है ना जिस राज्य की, तो वो भी बलूचिस्तान ही है। ओके, तो यहाँ पर बहुत कम आबादी है इस राज्य की, लेकिन यहाँ पर एरिया वाइज बहुत बड़ा राज्य है। तो दो बलूचिस्तान पड़ते हैं, एक तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत है, दूसरा जो ईरान से जहाँ जो बॉर्डर लग रहा है ना, तो यहाँ पर भी ईरान के पास जो यहाँ पर प्रोविंस है उसका नाम भी बलूचिस्तान ही है। ओके, तो बलूचिस्तान का एरिया काफी बड़ा है। तो यही एरिया ज्यादातर विरोध करता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा देखो ये सिंध स्टेट है, कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो यहीं पर पड़ता है। ये कोस्टल सिटी है मुंबई की तरह कराची, कैपिटल है सिंध की। और दूसरा ये पंजाब है, ओके, पाकिस्तान का पंजाब, और ये मतलब सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के हिसाब से। ओके, तो कुल आबादी जो पाकिस्तान की वो 21 करोड़ के आसपास है, इसमें से 16 करोड़ के आसपास की आबादी पंजाब की है। ओके, इसके अलावा ये ऊपर वाले एरियाज है, एक है फाटा। फाटा मतलब फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। ओके, तो ये वाला एरिया, और जो कि दूसरा है खैबर पख्तूनवा। तो अभी दोनों को ज्वाइन करके एक स्टेट बना दिया गया है, ओके, खैबर पख्तूनवा। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको केपीके बोलते हैं। और इसके अलावा अभी नया राज्य पाकिस्तान बनाने जा रहा है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर को अपनी इंटरनल टेरिटरी बना लिया ना अभी 5 अगस्त 2019 को, आर्टिकल 370 को खत्म करके। तो बिल्कुल अभी पाकिस्तान भी वैसे ही करने जा रहा है। ये जो पीओके है, ओके, जो गिलगित बाल्टिस्तान, इसको अपना 5वां प्रोविंस बनाने जा रहा है पाकिस्तान। ओके, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये है तो कश्मीर का ही एरिया, लेकिन इसको थोड़ा तोड़कर अलग से यहाँ पर चलता है पाकिस्तान। इसको आजाद कश्मीर बोलता है ये वाला एरिया। ओके, तो यहाँ पर पड़ता है इस्लामाबाद। ओके, तो ये भी बिल्कुल जब पाकिस्तान बना था तो नई कैपिटल बनी थी। जैसे यहाँ पर पंजाब के पास चंडीगढ़ था ना, तो जैसे वो बिल्कुल नई तरीके से प्लान करके बनाया गया, क्योंकि लाहौर चला गया इधर पाकिस्तान में, तो नई कैपिटल मिली पंजाब को, तो उसको प्लान करके बनाया गया। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान को भी नई कैपिटल मिली इस्लामाबाद, उसको भी प्लान करके बनाया गया। तो ये दोनों की दोनों प्लान सिटीज हैं। तो ये पूरा एरिया यहाँ पर आप समझ सकते हो, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। तो भारत को मतलब यहाँ पर ना, भारत चाहता है कि ये चीजें ऐसे नहीं हो, भारत की परमिशन से ये चीजें हो, तो ये टेरिटरी भारत कहता है कि हमारी है। तो ऑथर यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सीपैक का जो मसला है, ठीक है, उसको ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज को हमें एड्रेस करना है। तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हमारी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, जो हम लोगों की चाइना के साथ, हम ये सोचते हैं कि चाइना ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर अगर इंडिया राइज करता है ना, तो चाइना के इंटरेस्ट में वो चीज नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं जो इंडियंस हैं। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि जब क्यों ऐसा सोचते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बात करें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी ना 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, तो 5 परमानेंट मेंबर्स में से सबसे पहले यूएसए आता है, दूसरे नंबर यूके आता है, तीसरे नंबर फ्रांस आता है, और चौथे नंबर पर यहाँ पर आता है चाइना, और 5वें नंबर पर आता है रशिया। ओके, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो जिनकी मतलब दादागिरी चलती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जो भी कोई मसला यहाँ पर पहुंचता है, ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर चाइना भारत के खिलाफ ही वीटो कर देता है अगर पाकिस्तान कोई मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर आ रहा है। ओके, तो ये मतलब ये जब ऐसे टैक्टिक चाइना करता है, तो तब इंडिया ज्यादातर सोचते हैं कि चाइना भारत के खिलाफ है। ओके,
दूसरा यहाँ पर एनएसजी मेंबरशिप की बात करते हैं, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ओके, तो ये भी यहाँ पर 1974 में बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि मतलब कि जो न्यूक्लियर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता ना, कि उसके एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाना। तो ये पर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज का ग्रुप है ये, कि जिसके चलते कि न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसको हम ऐसे ही आगे प्रदान नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो भारत भी इसकी मेंबरशिप चाहता है लेकिन नहीं मिल पा रही है। ओके, एनएसजी मेंबरशिप, कि हम भी यहाँ पर इसके मेंबर बने। तो यहाँ पर ऑथर बात करे कि मैं ये ऐसे नहीं देखता कि चाइना अपनी वीटो को कैसे यूज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर यूएस के साथ वो यहाँ पर संबंध बनाकर चल रहा है, तो ये चाइनीज की अपनी चॉइस है, जैसे उनको करना है करें। ओके, तो यहाँ पर अभी भी जो ना नेगोशिएशन की अभी शुरुआत हो रही है। अगर भारत चाइना के रिश्तों की भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर इश्यूज की बात नहीं करें, यहाँ पर पूरे के पूरे रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। चाइना के साथ भारत के कैसे रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये बात समझाई जा रही है उत्तर की तरफ से कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो वो अपना काम वो करते रहे, हम अपना काम करते रहे, लेकिन डिस्प्यूट्स को जो है ना वो भी सॉल्व करें। और इसके अलावा आगे बात करें कि क्या ऐसी कोई लिमिट्स है चाइना की कमिटमेंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ, क्या इसकी यहाँ पर कोई लिमिट है। तो यहाँ पर किस तरीके से अगर चाइना और पाकिस्तान में कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती तो उससे यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर, तो अभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी अगर अपना इतिहास देखें ना हम, थोड़ा पीछे देखें, तो तब यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्लियर लिमिट्स हैं। अगर हम चाइना की कमिटमेंट की बात करें, ओके, तो जैसे हम देखो, चाइना ने उस समय इंटरवीन नहीं किया जब पाकिस्तान को तोड़ा गया भारत के द्वारा। ओके, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया गया, जो ईस्ट पाकिस्तान था। ओके, तो वो अभी बांग्लादेश बन गया, तब भी चाइना नहीं बोला। इसके बाद जब 1965 की वॉर हुई हमारी पाकिस्तान के साथ, तब भी चाइना नहीं, उसने इंटरवीन नहीं किया। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर जब मुशर्रफ ने यहाँ पर इंटरवेंशन के लिए कहा चाइना को, तो मुशर्रफ का रूल आया था जब ये 1999 में कारगिल वॉर हुई थी। तो ये भी जो है ना पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर थे, तख्ता पलट करके, नवाज शरीफ की सरकार थी पाकिस्तान में उस समय, जिसको कि तख्ता पलट करके मतलब सरकार को जो नवाज शरीफ थे उनको जेल में डाल दिया, खुद जो है ना सत्ता के ऊपर मतलब आ गए। तो जब ये आए तो उन्होंने भी यहाँ पर इंटरवीन किया, मतलब जब यहाँ पर ऑपरेशन पराक्रम चलाया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। ओके, तो उस समय भी चाइना ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा मूव नहीं चला, ओके, बॉर्डर के ऊपर। तो हमने जो अपना काम किया, हमने लड़ाई जीती, कारगिल वॉर जीती। ओके, तो हमारे ऑपरेशन जो थे वो सक्सेसफुल रहे और पाकिस्तान हार गया। और इसके अलावा और बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर ना, यहाँ पर कोशिश की प्रोजेक्ट करने की, कि हमारी और चाइना की जो यहाँ पर दोस्ती है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो तो काफी बड़े पैमाने पर हमने जो है ना मतलब हमारे संबंध मजबूत होते गए हैं, ये पाकिस्तान सोचता है चाइनीज के द्वारा, क्योंकि चाइनीज के साथ हमारे कैसे संबंध है। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि उन्होंने यहाँ पर मिसरीड किया है इस सिचुएशन को पास्ट में, कि हमारे मतलब कि बहुत गहरे संबंध है पाकिस्तान के साथ। ओके, तो यहाँ पर जैसे बात करो, अभी हमने जैसे सीपैक की बात की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो यहाँ पर ग्वादर तक जो है अगर चाइना अपनी अप्रोच करता है, तो यहाँ पर चाइना का जो स्टेक है पाकिस्तान में तो वो काफी बढ़ जाएगा। ओके, तो मतलब ये जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ने लोन उठाया हुआ है चाइना से। ओके, तो एक और पाकिस्तान भी मतलब ना डेट ट्रैप जो होता है, मतलब कि कर्जे का जाल, उसमें यहाँ पर जो है जकड़ता जा रहा है एक और दूसरी ओर चाइना भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेक अपना रख रहा है। ओके, तो अभी जो चाइना का जो तेल है ना, तो मतलब कि अभी ग्वादर के साइड से मतलब कि हो सकता है कि चाइना जो है इंपोर्ट कर सकता है, जैसे बाहर के देशों से, जैसे भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अभी जब ये ग्वादर पोर्ट बन जाएगा, जब ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, सीपेक कॉरिडोर, तो यहाँ पर चाइना के लिए आसान हो जाएगी, अरेबियन सी में वो घुस जाएगा, और अरेबियन सी में जब घुसेगा तो इसके साथ ही यहाँ पर पर्शियन गल्फ पड़ता है। तो पर्शियन गल्फ ये सारा एरिया सऊदी अरब, यूएई, इसके अलावा कतर का, कुवैत का है, तो वहां पर अच्छी खासी भरमार है क्रूड ऑयल की, तो मतलब उसकी सप्लाई अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर हो सकती है चाइना में, तो उसको फायदा है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि मतलब किसी ना किसी तरीके से वो डील करता है पाकिस्तान चाइना के साथ। जैसे हम यहाँ पर उइगर पॉपुलेशन की बात करें, तो जिस स्टेट की हम बात करते हैं जिनजियांग की, ओके, जहां से ये कॉरिडोर शुरू होगा, तो वहां पर ये उइगर पॉपुलेशन पाई जाती है मुस्लिम्स की। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि काफी बड़े पैमाने पर चाइना ने जो है ना इनका नरसंहार किया है, क्योंकि ये मतलब ये भी चाह रहे थे कि चाइना को तोड़ा जाए, जिस एरिया में ये रह रहे हैं, कि उसको एक अलग मतलब देश के तौर पर उस एरिया को लिया जाए। तो जिसके चलते चाइना ने कार्रवाई की, तो पाकिस्तान जो मतलब कि काफी दबे कुचले तरीके से यहाँ पर बोलता है, ओके, चाइना के खिलाफ अगर यहाँ पर कुछ भी बात उठाता है उइगर मुस्लिम्स के बारे में। ओके, तो पाकिस्तान मतलब ना एक तरीके से एक मतलब भारत के ही जो घुटना है ना उसके यहाँ पर बंधा हुआ है, कि मतलब पत्थर के जैसे। ओके, इस तरीके की यहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन बताई जा रही है ऑथर के द्वारा।
ओके। तो मतलब कि खुद से मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि चाइना के साथ मतलब बड़े पैमाने पर रिश्ते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर चाइना अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि जहां पर चाइना को अपना फायदा नजर आए तो चाइना उस हिसाब से चल रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कर्जे में डूब जाए चाइना के, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ था। हम्बनटोटा पोर्ट बना, ओके, एयरपोर्ट्स बने, वहां पर हाईवेज बने, चाइना की खूब सारी इन्वेस्टमेंट करवा ली श्रीलंका ने। जो श्रीलंका की जीडीपी थी उससे 3 से 4 गुना ज्यादा लोन उठा लिया। बाद में पे नहीं हो पाया जिस पर्पस के लिए हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, तो वो पर्पस ही पूरा नहीं हुआ। ओके, जो शिप्स थे वो वापस जो आते थे मतलब मलक्का स्ट्रेट से, इंडियन ओशन से, तो वो रुके ही नहीं। ओके, तो आगे रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो, जैसे सूज कनाल में रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, तो उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ यहाँ पर। और मतलब सब सारा पैसा डूब गया, तब बाद में वही अपना एरिया लीज पे देना पड़ा 99 ईयर्स के लिए चाइना को। ओके, तो मतलब डेट ट्रैप में फंस गया, अपना एरिया उसको दे के बैठ गया वो। तो पाकिस्तान का भी यही हाल हो सकता है आने वाले समय। तो अभी 2008 से बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कोई भी ना ऐसी चीज अजम्पशन हमने नहीं देखी है कि मतलब कोई ओल्ड लिमिट जो है चाइना की कमिटमेंट की जो पाकिस्तान के साथ हो, जो वो अप्लाई होती हो। ओके, तो यहाँ पर अक्सर हम यहाँ पर बात करते हैं कि टू फ्रंट वॉर है हमारे लिए। एक जब भी हमारे जो लीडर्स हैं, यहाँ पर जो हमारे आर्मी जनरल है, तो जब भी स्टेटमेंट देते थे वो कहते हैं कि हम तैयार हैं टू फ्रंट वॉर के लिए। तो यहाँ पर थ्री फ्रंट वॉर का शब्द का भी वो इस्तेमाल करते हैं। थ्री फ्रंट वॉर वॉर का मतलब होता है एक तो चाइना के साथ, एक तो पाकिस्तान के साथ, और तीसरा टेररिज्म के साथ। ओके, तो मतलब ये थ्री फ्रंट वॉर या टू फ्रंट वॉर के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो यहाँ पर ऑथर बात करें, ये बहुत एक्सट्रीम केस है वॉर की सिचुएशन। वॉर की सिचुएशन इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। और जब भी हम अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान की या इंडिया चाइना की, तो यहाँ पर आपको किस बात की चिंता है कि मतलब किस अगर जिस भी पैमाने पर आपसी सांठगांठ होती है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो मतलब किस तरीके से आपके इंटरेस्ट जो है अफेक्ट होंगे। ओके, तो ये तो आपसी चाइना का ही इंटरेस्ट है ना, जो पाकिस्तान के साथ वो मतलब अगर रिलेशन बनाकर चल रहा है। ओके, तो मतलब वो आपस में जिस भी तरह से काम करे, तो भारत को उसका क्या इम्पैक्ट है। और अभी आखिर में ऑथर बात कर रहे हैं कि चाइना जो है ना, हो सकता है कि डेवलपमेंट पावर हो अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट की, लेकिन अगर बात करें हम नेशनलिज्म की, तो चाइना में हाइपर नेशनलिज्म यहाँ पर पाया जा रहा है, तो ये भी एक फैक्ट है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात भारत की भी बात करें ना, तो यहाँ पर भी हाइपर नेशनलिज्म के आपको ना सिम्टम्स या एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको इसको किस तरीके से देखते हो। ओके, देखो, अगर कोई देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो दोनों देशों में देखो हाइपर नेशनलिज्म है, मतलब राष्ट्रवाद की भावना बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। ओके, देश पहले है, तो सब जगह देखो एक ही जैसा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है। मतलब अगर हम अमेरिका की बात करें ना, तो वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप थे, तो वो भी यहाँ पर नेशनलिज्म की ही वो यहाँ पर परिभाषा बोलते थे कि अमेरिका फर्स्ट। ओके, तो चाइना में भी पिछले काफी लंबे समय से यही यहाँ पर हाइपर नेशनलिज्म का ही फंडा चलता है कि एक ही पार्टी जो है रूल करती जा रही है, और मतलब देश का सोचना है, देश को पहले आगे बढ़ाना है। ओके, तो भारत में भी अभी जो है ना, जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वो भी मतलब राष्ट्रवाद का ही यहाँ पर बात करती है। तो अभी यहाँ पर बात करें, अगर हम नेशनलिज्म के बारे में अगर हम सोचते हैं ना, तो अगर हम यूरोपियन टर्म्स की बात करें, तो यहाँ पर ये लेट 19th सेंचुरी से ये चलता आ रहा है। ओके, तो लेट 19th सेंचुरी जैसे 1870 के या 80 के बाद का जो यहाँ पर जो समय है, 1880 और 1900 के बीच का जो समय है, जो मतलब एंड है 19th सेंचुरी का। तो अगर चाइनीज नेशनलिज्म की बात करें, तो वो मतलब बहुत पुराना है। ओके, तो यहाँ पर अगर इंडिया की भी बात करें, तो यहाँ पर भी अगर हम एशियन समय से बात करें, तो तब भी यहाँ पर राज्यों की बात नहीं होती थी। यहाँ पर एज ए नेशन एज ए सेंस यहाँ पर बात करते थे। जैसे हम कौटिल्य की बात करें, आर्यभट्ट की बात करें, तो उस समय में भी वो राष्ट्र की ही बात करते थे कि हमें राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को आगे लेकर आना है। अगर कोई हमें हमला करता है, तो वो उनकी कोशिश ताउम्र यही रही थी कि जो यहाँ पर लोकल जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको इकट्ठा करके एक स्ट्रांग पावर बनाई जाए, एक बड़ा नेशन तैयार किया जाए। जिसके चलते उन्होंने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और उसने मतलब काफी एरिया जीता। ओके, मतलब एक बड़ा राष्ट्र बनाया भारत को। तो यहाँ पर इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ऑथर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक नई सिचुएशन की ओर ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर चाइना की बात करें, तो नेशनलिज्म को यहाँ पर ट्राई किया जाता है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। ओके, जो यहाँ पर समाजवाद की विचारधारा होती है कि लोगों का ही पहले सोचना है, जैसे कम्युनिस्ट की विचारधारा यही है। तो यहाँ पर रशिया में भी कम्युनिस्ट सरकार है और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। लेकिन जो चाइना का कम्युनिज्म है और रशिया के कम्युनिज्म से थोड़ा अलग है। ओके, तो यहाँ पर अगर चाइना की बात करोगे ना, तो देखो अ, यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी लैंड है, जितनी भी प्रॉपर्टी ना, वो उसके ऊपर सरकार का हक है। तो आम बंदा जो है ना, उसके ऊपर वो मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ऑनर हूँ अपनी लैंड का। तो ऐसा इसलिए है कि चाइना की सरकार जब भी चाहती है ना कि मैंने किसी एरिया को खाली करवाना, तो वो खाली करवा लेती है जब उसको लगता है कि यहाँ पर कोई प्लांट लग सकता है, कोई इंडस्ट्री लग सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आज फैसला जारी हुआ है ना,
तो कल तक वहां पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उनको वहां से खाली करके जहां दूसरी जगह शिफ्ट करना है उनको कर दिया जाएगा। ओके, तो वो जगह मतलब ऑन द स्पॉट खाली हो जाएगी और मतलब कि कुछ ही दिनों में प्लांट भी लग जाएगा और प्रोडक्शन की एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऑनरशिप ऑफ लैंड आम इंडिविजुअल्स के पास है, तो अगर उसको खाली करवाना है तो पहली बात तो यहाँ पर एरिया ढूंढना पड़ता है। ओके, तो उसके बाद भी काफी लंबे यहाँ पर ना केसेस लड़ने पड़ते हैं कंपनीज को कि अगर हमने इंडस्ट्री लगा भी ली है तो मतलब उसके बाद विरोध होते रहते हैं, तो ये सिचुएशन रहती है, तो इसलिए हम लेट हो जाते हैं थोड़ा। ओके, तो अभी वही बात कर रहे हैं कि अभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर चाइना ने अपने आप को शिफ्ट किया है। ओके, तो अभी जब से यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो देखो अभी अभी जो ये पैंडेमिक के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। ओके, तो अभी ये सिचुएशन और हार्ड होती जा रही है। ओके, तो मतलब अभी जो है ना नेशनलिज्म जो है ना अभी ये भी बढ़ता जा रहा है, तो अभी इसके चलते ब्लेम किया जा रहा है बाहर दूसरे देशों को। ओके, तो मतलब अगर कोरोना वायरस की ही बात करूँ तो क्या सभी जो देश है चाइना को ब्लेम जो है ब्लेम कर रहे हैं, चाइना दूसरे को ब्लेम कर रहा है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर बात क्या चल रही है कि यहाँ पर ऑटर्की रूल मतलब कि जो तानाशाह का रूल है वही चलेगा। और यहाँ पर कॉल दी जा रही है कि सेल्फ रिलायंस, तो मतलब कि अपना अपना खुद देखो। ओके, सेल्फ रिलायंस बनना है, तो यहाँ पर मेन मकसद यही है। हालांकि विचारधारा तो ये कहती है कि अगर मतलब आत्मनिर्भर बनना है तो उस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी होगी लोगों के सामने, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। ओके, लेकिन अभी इन्हीं इन्हीं संसाधन जो है ना कम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें कि प्रैक्टिस में अगर बात करें तो ना तो इंडिया ना ही चाइना, तो मतलब ये सीधे तौर पर आगे इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट हैं ओके पूरी दुनिया के साथ। अगर हम ग्लोबलाइजेशन ईयर्स की बात करें तो मतलब उस समय इंडिया और चाइना ने दोनों ने अच्छा काम करके दिखाया। तो जैसे 1990 से लेकर अब तक जो समय चला तो वो ग्लोबलाइजेशन का ही था, मतलब कि अपनी इकोनॉमी को खोला बाहर की इकोनॉमिक्स के लिए, आइए ओके इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ से सामान खरीदिए। हमने भी यहाँ पर एक्सपोर्ट बनाना शुरू किया, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एरा था। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं तो अभी वो इस तरह से दिख रहे हैं कि मतलब कि ना अथॉरिटेरियन मतलब सेंट्रलाइजर्स हैं, मतलब कि तानाशाही रूल जो है ना वो कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर एबिलिटी है कि मतलब कि वो अच्छे तरीके से यहाँ पर डिप्लोमेसी कर सके। एज ए डिप्लोमेसी मतलब जिस तरीके से हमें अपने संबंध को और मजबूत करना है, तो यहाँ पर जो चांसेस है नेगोशिएटिंग के, मतलब जिस तरीके से क्राइसिस अभी उभर कर आ रहा है, तो चांसेस बहुत कम है कि नेगोशिएट कर पाए हम एक दूसरी कंट्री के साथ। वो तो यहाँ पर जो इनएबिलिटी है वर्ल्ड की, तो आपके सामने है कि मतलब कोऑपरेट ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। जैसे हमने वैक्सीन की एग्जांपल ले लो, यूएस अपने आप को सबसे बड़ी इकोनॉमी कहता है, लेकिन वैक्सीन के मामले में वो अपने आप को बाकी दुनिया के साथ कोऑपरेट ही नहीं करे। जैसे आपकी कल की खबर मैंने अभी बताई है आपको कि उसने मना कर दिया कि मैं किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल जो है ना इंडिया को सप्लाई नहीं करूंगा, ना ही वैक्सीन सप्लाई करूंगा। और दूसरी ओर देखो भारत ने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया है, अपने जो आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको फ्री में भी दी है और कमर्शियल यूज के लिए भी वैक्सीन दी है। और भारत में खुद भी वैक्सीन लग रही है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ना, अगर सप्लाई बढ़ानी है बड़े पैमाने पर। केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन चाइना और जो यूएस उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैपेसिटी जो है ना, जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम की कैपेसिटी क्या हो चुकी है आज। तो नेशनलिज्म जो है ना, हाइपर नेशनलिज्म, तो उसके चलते ये रिस्क जो है ना पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। ओके, तो हाइपर नेशनलिज्म का फंडा अमेरिका में भी चल रहा है अभी कि पहले हमने अपना अपना देखना है। चाइना में भी वही है, इंडिया में भी वही है। तो मतलब ये सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स का। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें यहाँ पर चाइना के टर्म में हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं, कैसे थे और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हम सोचते हैं, क्या वो सोचना हमारा सही है, तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है ऑथर के द्वारा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें तो प्लास्टिक पैंडेमिक की। तो अभी किस तरीके से पैंडेमिक फैल रहा है, तो प्लास्टिक का यहाँ पर क्या रोल है उसके बारे में चर्चा करने हैं। यहाँ पर देखो सबसे जो यहाँ पर डर का भाव यही है अभी कि मतलब जब भी हम सांस ले रहे हैं ना आसपास, तो यहाँ पर पैंडेमिक के चलते हवा जो है ना दूषित हो गई है। तो अभी दिक्कत है कि मतलब सांस भी ले रहे हैं तो मतलब क्या वायरस ना हो जाए। तो एक पेपर पब्लिश हुआ है अभी लासेंट के द्वारा। तो लासेंट जो है ना यहाँ पर एक मेडिकल जर्नल है, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग भी ये मतलब जो है ना रिसर्च पेपर छापता है। तो ये जर्नल्स होते हैं, ये वीकली जर्नल होता है कि हर हफ्ते एक नया जर्नल छपता है इनका, जिसमें अगर बहुत ही काबिल जो साइंटिस्ट हों उन्होंने जो रिसर्च की है ना, तो उनकी पब्लिकेशन इसमें छपती है। तो इसके तरीके से बहुत सारी ऐसे पब्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी जो क्वालिटी पब्लिकेशन है। सबसे जो टॉप में यहाँ पर जर्नल होता है वो होता है नेचर नाम का जर्नल है। ओके, नेचर। ओके, तो यहाँ पर लांसेट जर्नल में अभी पेपर पब्लिश हुआ, रिसर्च पेपर। तो अभी उसमें पाया गया कि जो कोविड-19 वायरस है, तो यहाँ पर वो बड़े पैमाने पर एयरबोर्न है, मतलब हवा में ही फैलता रहता है वो। तो मतलब कि यहाँ पर ट्रांसमिशन उसकी होती है बाय ड्रॉपलेट्स एंड कंटामिनेटेड सर्विसेज, मतलब कि जहाँ पर वायरस है तो ऐसे सर्विसेज जो खराब सर्विसेज है, जहां पर पहले से ही मतलब दूषित चीजें पड़ी थी, तो वहां पर ज्यादा चांसेस है इसके फैलने के। ओके, तो इसके अलावा यही बात की जा रही है कि अभी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर हम फॉलो करके चल रहे हैं ना, या फिर जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं
ओके, तो यहाँ पर वो वायरस हमारे फेफड़ों तक वो पहुंचा रही है। ओके, तो अभी अगर जो रीजन है ना, जो सही सावधानी अब यही है कि जो फेस मास्क है ना वो सही से पहन लो। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस की बात है अगर हमने इन्फेक्शन से बचना है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि फेस मास्क कैसे पहनना है। ओके, डबल मास्क की यहाँ पर थ्योरी दी गई है, तो वो उसको कैसे पहनना है तो उसके बारे में मैंने अच्छे से चर्चा की। उस लेक्चर को आप देखिए, वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं, उसको ढूंढें और वहां पर जो है ना मास्क वहां पर लगाए हैं उस वीडियो में, थंबनेल में, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, लिखा है कि डबल मास्क कैसे पहने। तो इसके अलावा सबसे जो डरावनी बात यह है कि जो हवा जहां पर हम सांस ले रहे हैं, तो ये मत आज की यहाँ पर पोल्यूटेड नहीं है। तो 200 साल, पिछले 200 साल से लगातार हम उसको पोल्यूट करते आ रहे हैं वाया जो इंडस्ट्रियल और जो एमिशंस होते आए हैं। ओके, तो शुरुआत में जो पहला इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, तो वो जो ना वो 19वीं शताब्दी के मतलब मिड में शुरू हुआ था, मतलब बड़े पैमाने पर। ओके, तो तब से देखो अब तक मतलब बड़े पैमाने पर हमने एमिशंस किए हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस हुए हैं। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओके, तो मतलब वहां पर सफाई नहीं है। ओके, तो मतलब तभी जो है ना मतलब समय समय पर जो है नेचुरल डिजास्टर जो है होते रहते हैं, जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो गया। ओके, तो मतलब अपने आप आग लग जाती है जंगलों में। जैसे मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो काफी ज्यादा जो यहाँ पर जीव थे ना ऑस्ट्रेलिया में मारे गए, क्योंकि नेचुरली आग आग पकड़ ली। ओके, जंगलों ने तो मतलब भीषण आग लगी और पूरे जंगलों के जंगल तबाह हो गए, पता नहीं करोड़ों के हिसाब से जो जानवर थे वो मारे गए। वॉल्केनिक एरप्शन जो हो रही है, मतलब कि जो ज्वालामुखी फट रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर तूफान आ रहे हैं रेतों के, या फिर मिट्टी के जो तूफान चल रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो अनफिल्टर्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आ रही है, अभी यूवी रेडिएशन हमारे यहाँ पर आती है, सूरज से हमारी धरती पर गिरती हैं, लेकिन वो फिल्टर होकर आती हैं वाया, यहाँ पर एक लेयर होती है, ओजोन लेयर। ओके, तो वो मतलब उतनी ही मात्रा में भेजी जितनी मात्रा तक हमारी स्किन जो है ना अब्जॉर्ब कर सकती है यूवी रेस को। अगर ओजोन लेयर कहीं पर ये डिप्लीट हो जाती है, तो अगर डायरेक्ट आपके स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, तो कैंसर होने के चांसेस है, और जो स्किन है ना वो भी खराब हो जाएगी। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ सालों पहले की बात, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक देश है जहां पर मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कि उन्होंने फेस्टिवल में जो आप हवाइयां छोड़ते हो ना, मतलब जब जैसे दिवाली में आप पटाखे हवाइयां वगैरह चलाते हो, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने चला दी। और इतने बड़े पैमाने पर चला दी, इतने नंबर ऑफ यहाँ पर हवाइयां छोड़ दी कि वहाँ एरिया की ओजोन लेयर ही खराब हो गई। और मतलब वहां के लोगों को फिर नुकसान होना शुरू हो गया, स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई कुछ दिनों बाद, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट होगी उस एरिया में। और इसके अलावा आप यहाँ पर बात करें कॉस्मिक डेब्रिस, जो यहाँ पर सैटेलाइट्स हमारे हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा, देशों के द्वारा भेजे जाते हैं ना, तो वहां पर भी बहुत कचरा खड़ा हो चुका है। मतलब कि बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी एक डेट होती है कि मतलब इतने साल से लेके इतने इतने देर तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद काम करना बंद कर देगा। तो वो वहीं का वहीं है, तो वो भी कचरा है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरली अकरिंग पॉल्यूटेंट्स है जो कि यहाँ पर पनपते जा रहे हैं, जिसके चलते हवा बहुत बड़े पैमाने पर दूषित हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ना बड़े पैमाने पर यहाँ पर पोल्यूशन जो है सोर्सेस उसके निकलते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, सैचुरेटेड इंडस्ट्रियल स्मोक की, पावर स्टेशन की, फ्यूम्स जो निकलते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो बर्निंग होती है, जब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जब हो जाता है, जब बाद में आग लगाई जाती है, तो उससे भी यहाँ पर काफी एमिशंस होते हैं। उसके बाद जो हम गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, जो यहाँ पर व्हीकुलर एमिशंस हो रहे हैं, तो ये सब बातें हैं। ओके, तो मतलब दूसरा अभी जो देखो लेटेस्ट जो है कोरोना वायरस अभी जो फैल चुका है, वो तो यहाँ पर और भी टॉक्सिन्स जो है ना ऐड हो चुके हैं एयर में, पानी में, मिट्टी में। ओके, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। अभी यहाँ पर इस टर्म को बोला गया है माइक्रोप्लास्टिक, मतलब कि जब टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाए हवा में, पानी में और मिट्टी में। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा जो है ना बन चुका है। ओके, तो अभी अप्रैल 2021 की एक स्टडी है जिसका नाम है कंस्ट्रेनिंग द एटमॉस्फेरिक लिम्ब ऑफ द प्लास्टिक साइकिल, जो कि पब्लिश हुई है इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। ओके, तो ये भी एक जर्नल है। ओके, तो जहां पर की रिसर्च पब्लिश हुई, तो यहाँ पर ये पाया गया कि 84% जो यहाँ पर एयरबोर्न माइक्रोप्लास्टिक्स है ना, तो यहाँ पर वो कहाँ पर है, इन द अमेरिकन वेस्ट। ओके, एक्चुअली कम्स फ्रॉम रोड्स आउटसाइड मेजर सिटीज। मतलब कि अगर हम अमेरिका के आसपास के रीजन की बात करें, तो पश्चिमी अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादातर जो बड़े शहरों के बाद जो यहाँ पर आउटसाइड सड़कें जाती हैं, तो वहां पर से मतलब एयरबोर्न माइक्रोप्लास्टिक ज्यादातर निकल कर आ रही है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स में ये सभी चीजें आ जाएगी, मतलब हवा भी आ जाएगी, पानी, मिट्टी, जिसमें टॉक्सिन बड़े मात्रा में भर चुका है। तो वो कोरोना वायरस भी हो सकता है। तो पहले से ही टॉक्सिन है, जब कोरोना वायरस यहाँ पर जाता है तो वो और घातक हो जाता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि और जो 11% जो यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक्स है, तो यहाँ पर ओशियंस में वो ग्लो करता रहता है काफी समय तक। ओके, तो यहाँ पर स्टडी ये भी बिलीव करती है कि जो माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर कम से कम हफ्ते तक जो है ना एयरबोर्न रहते हैं, मतलब हवा में रहते हैं वो। ओके, मतलब अगर उस एरिया में अगर हम सांस लेंगे, तो कोई ना कोई बीमारी हमें लग जाएगी।
ओके, तो अभी wired.com की भी एक रिपोर्ट जिसमें अंडरलाइन किया गया है कि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा समय यहाँ पर हो जाता है, मतलब अगर जो कोई भी माइक्रो प्लास्टिक्स हवा में अगर रहता है तो आसानी से वो ना एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक ओशन से दूसरे ओशन तक वो ट्रेवल कर सकता है। ओके, मतलब इतने बड़े पैमाने पर वो एयरबोर्न रहता है, वो माइक्रो प्लास्टिक हवा में रहता है, मतलब आसानी आसानी से वो ट्रेवल भी कर सकता है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि जब प्लास्टिक्स को रिप्लेस किया गया ग्लास के साथ, यहाँ पर जो सिरामिक के जो मटेरियल होते हैं, ओके, सिरामिक के जो है बर्तन भी बनते हैं, ओके, तो उनको उनको उनमें कन्वर्ट किया गया या फिर जो मेटल में अगर रिप्लेस किया गया, जिसके चलते यहाँ पर कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से ना जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, या जो आम नागरिक है उसके ऊपर। तो जैसे देखो, पहले ऐसा होता था कि ज्यादातर लोग ना, जैसे पत्ते हो गए तो उनके उनसे ही बर्तन बना दिए, थालियां वगैरह बना लेते थे, उसी में खाना वगैरह खाते थे, तो मतलब सही था। वो यहाँ पर पत्तों से बनी हुई थाली को अगर आप कहीं पर फेंकते भी हो तो डिकम्पोज हो जाती थी वो कुछ समय बाद। ओके, लेकिन अभी पिछले समय में ही थोड़ा सा ट्रेंड ये देखने को मिला कि हमने जो हमारे ग्लासेस वगैरह है, ओके, जहाँ जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं या फिर जो बाकी बर्तन हम यूज करते हैं मेटल के, तो उनको हमने रिप्लेस कर रहे हैं ज्यादातर प्लास्टिक के साथ। जैसे आप देखो, कॉफी वगैरह भी पीते हो ना, तो उसके भी यहाँ पर प्लास्टिक के ग्लास आते हैं, ओके, तो उसमें आप पी रहे हो, प्लास्टिक की थालियां आ रही हैं तो उसमें आप खाना खा रहे हो। ओके, तो अब मतलब कि बड़े पैमाने पर चेंज किए गए प्लास्टिक के, मतलब जो भी हम चीजें यहाँ पर पहले अलग मेटल्स की यूज होती थी, अभी उसको रिप्लेस किया गया प्लास्टिक के साथ, तो हमें पता ही नहीं था कि मतलब इसका आने वाले समय में कितने बड़े पैमाने पर जो है हमारे हेल्थ के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये भी नहीं सोचा कि ये प्लास्टिक जो है ना, जब इसको हम फेंकेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, और यहाँ पर जब ये समुद्र में जाएगा तो वहां पर जो मेरीन इकोसिस्टम वो भी खराब होगा। जो बाकी स्पीसीज, जैसे बहुत सारे यहाँ पर देखो, जो गाय भैंसें होती है ना, तो वो भी प्लास्टिक के लिफाफे खा लेती हैं। ओके, तो मतलब फिर बाद में उनको दिक्कत आती है, तो ये सिचुएशन बन चुकी है, मतलब सस्ती चीज के चक्कर में नुकसान करके बैठ गए हम बहुत बड़े पैमाने पर। ओके, तो ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में आपको ये सेम चीजें देखने को मिलेगी, प्लास्टिक इसी तरीके से प्रोमिनेंट हुआ है सब जगह पर। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर अगर हम कहें कि यहाँ पर मिनिमाइज करना है प्लास्टिक के यूज को, तो मतलब अगर फर्क भी बताएं कि मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम अगर जिंदगी और मौत की भी अगर बात करें ना कि प्लास्टिक का यूज मतलब सही नहीं है, तब भी ज्यादातर लोग ना मतलब इसको उस सेंस में लेंगे कि हमारा फायदा यहाँ पर कहाँ है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग सीधे सीधे समझ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक के अपने फायदे लोग देखते हैं, जैसे ये सबसे सस्ता पड़ता है बाकी मटेरियल्स के हिसाब से, और आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मेंटेन करना आसान है इसको, और यहाँ पर ये ब्रेक भी नहीं होता। ग्लास के जैसे ग्लास टूट जाए तो नुकसान हो जाता है, प्लास्टिक टूटे तो जो है ना, बेसिकली अगर गिर भी जाता है टूटता नहीं जल्दी, और हल्का रहता है तो स्टोर करना भी इजी है। तो इन सभी चांसेस के चलते लोग प्लास्टिक को ज्यादा प्रवेल करते हैं, मतलब उस ऑप्शन को ज्यादा लेकर चलते हैं। और दूसरी ओर जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रही है, ओके, मतलब कि जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, ओके, मतलब सिचुएशन पूरी बदलती जा रही है, पॉइजनस प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एयर वाटर और सॉइल पोल्यूशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपेलिंग चैलेंजेस है, मतलब कि जिस तरीके से हमारी जिंदगी के ऊपर जो रिस्क है ना वो बढ़ चुका है। ओके, तो यहाँ पर हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी जो फूड स्टोरेज कंटेनर्स हैं या टेबल वेयर, उनको इनको रिप्लेस भी किया है विद नॉन प्लास्टिक। ओके, मतलब कि स्टील हो गया, ओके, तो इन जैसी चीजों को हमने यूज करना शुरू किया, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना आबादी जो है ना प्लास्टिक के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर हम टूथ ब्रशेस की भी बात करें तो वहां पर भी तो प्लास्टिक ही है। ओके, तो अगर हम बकेट्स की बात करें, मग्स की बात करें, तो सब जगह, ओके, नहाने का भी सामान, ओके, तो मतलब सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक जो है ना मतलब फैला हुआ है। तो देखो कितने बड़े पैमाने पर रिस्क के साथ जो है ना हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, जब भी हम खाना वगैरह बनाए ना, तो वहां पर सबसे बढ़िया बर्तन है वो स्टील का बर्तन है। ओके, तो उसमें खाना बनाओगे सबसे बढ़िया। अगर अगर आप सिल्वर या एल्युमिनियम का बर्तन यूज कर रहे हो खाना बनाने के लिए, तो उससे भी कैंसर होने के चांसेस है। ओके, तो ये भी स्टडीज में पाया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आप ठीक करें। इसके अलावा अगर अगर आप शुगर की कंजप्शन कर रहे हो, तो जो शुगर है, चीनी है, तो उसको भी आप कम करो। इसके अलावा जो गुड़ है ना उसकी कंजप्शन करते हो तो ज्यादा बढ़िया है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो हमें हमारी हेल्थ को ही सही रखेंगी आने वाले समय में। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी अगर हम बात करें ना, जो यहाँ पर यूएस का जो वेस्टर्न पार्ट है ओशियन का, तो वहां पर 11,000 टन के आसपास माइक्रो प्लास्टिक जो है ना पार्टिकल जो है फ्लोट कर रहे हैं ओशियन में। तो यहाँ पर जो इनका साइज है, तो यहाँ पर ये 5 mm से कम का साइज है। तो ज्यादातर यहाँ पर जो प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक के बैग जो डिस्कार्ड किए जाते हैं ना, तो वही जो जाके ओशियन में चले जाते हैं, और वहां पर जो है ना फिर बाद में छोटे छोटे टुकड़े में वो यहाँ पर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक्स का रूप जो है ना वो धारण करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न एरिया में, यूएस के जो वेस्टर्न एरिया में जो ये ओशन पड़ता है, उसको हम यहाँ पर पैसिफिक ओशन बोलते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलते हैं। तो मतलब इतने बड़े पैमाने पर वहां पर ढेर लग चुका है
यहाँ पर प्लास्टिक के कबाड़ का। ओके, तो मतलब कि ये घातक है। ओके, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो कपड़ा धोते हैं, ओके, तो उसके भी जो माइक्रो फाइबर्स हैं वो निकल कर यहाँ पर जब वेस्ट वाटर में जाते हैं, ओके, तो उससे भी यहाँ पर जो ना पानी में जो जो यहाँ पर लोडेड होते हैं जो यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक्स, तो वो बाद में मिट्टी में समाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो बाद में वही मिट्टी जो फ्लश होती है समुद्र में, तो मतलब समुद्र में चले जाते हैं, बाद में वही माइक्रो प्लास्टिक जो है ना वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। तो वाटर साइकिल का हिस्सा बनते हैं तो तब जब जब एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन का जब प्रोसेस चलता है, जब क्लाउड्स बनते हैं पानी से ही, ओके, यहाँ पर जो जो है विंड्स ऊपर जाती हैं, तो फिर बाद में मतलब वो वर्षा भी करते हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहीं पर भी बारिश हो सकती है, को माइक्रो प्लास्टिक्स कहीं पर भी ना अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो अपना दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो अभी जैनिक बनाने हैं, तो जब भी जो को ऑथर हैं, जो अभी हमने जो अभी स्टडी की बात कर रहे हैं, PNAS स्टडी, ओके, तो अभी इसमें बहुत सारी हाइलाइट्स इन्होंने बताई हैं कि यहाँ पर जो लेगेसी पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर कितने अमाउंट ऑफ जो प्लास्टिक्स है ना, तो ओशन में है, तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर अगर इसको हम यहाँ पर कंपेयर करें ना, जो भी हम यहाँ पर एक साल में एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो प्रोड्यूस करते हैं, उसके हिसाब से जो पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है ओशंस में, प्लास्टिक्स के मायने में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक कार है, जैसे सड़क के ऊपर एक कार चल रही है, तो वहां पर टायर्स के ऊपर कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर आती है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर उनकी रहती है। अगर हम टायर्स की भी बात करें ना, तो वो भी प्योर रबर नहीं है, तो वहां पर भी सिंथेटिक रबर्स यूज की जाती हैं, बहुत सारे और केमिकल जिनको यूज किया जाता है, फिर जाकर जो है एक टायर की कंपोजिशन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर टायर पार्टिकल्स में भी यहाँ पर टेक्निकली माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। ओके, तो मतलब जो कि अगर जब घिसते हैं टायर, तो वो भी माइक्रो प्लास्टिक्स फिर भी यहाँ पर ना हवा में आते हैं और मतलब दिक्कतें पैदा करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन बता रहे हैं कि इस तरीके से माइक्रो प्लास्टिक्स अपनी जगह बना चुके हैं हवा में। और अभी आखिर में ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो मतलब सब जगह प्रेजेंट होते हैं, हवा, पानी, मिट्टी में। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ये बात करें कि ये इम्पॉसिबल है कि उनको ट्रेस करना कि उनका ओरिजिन कहाँ पर था, कहाँ से ही शुरू हुए हैं। तो यहाँ भी अलार्मिंग सिचुएशन जो है ना वो बनती जा रही है। तो यहाँ पर आमतौर पर जो फ्रेजेस अभी अपनाए जा रहे हैं, तो ये अपनाए जा रहे हैं कि प्लास्टिक जो है ना वो आसमान से गिर रही है अभी। तो अभी कहने का मतलब प्लास्टिक रेन जो है ना, अभी वो टर्म यूज की जा रही है। तो पहले किसी जमाने पर हम यहाँ पर एसिड रेन बोलते, तो अभी प्लास्टिक रेन को ही एक नई एसिड रेन कहा जा रहा है। तो अभी इसी के चलते यहाँ पर कुछ काम किया गया प्लास्टिक के चलते। तो जो यहाँ पर भारत का एक प्लास्टिक मैन है, जिनको यहाँ पर खिताब दिया गया प्लास्टिक मैन का, तो यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जिनका नाम है राजगोपालन वासुदेवन, जो कि यहाँ पर थियागराजर कॉलेज, या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई में यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पर कुछ काम किया गया प्लास्टिक के ही क्षेत्र में। तो वो जो है ना उनको पद्मश्री भी मिला है 2018 में। भारत का यहाँ पर सबसे बड़ा जो जो उच्च अवार्ड है वो कौन सा है, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा, चौथे नंबर पर कौन सा, ये सभी लिस्ट जो है ना आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी इन्होंने प्रमोट किया है कि प्लास्टिक वेस्ट को कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ऐड करें, तो यहाँ पर सड़कें बनाई जाए। तो यहाँ पर ऑथर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर दोहरा खतरा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहली अभी हमने अभी बात की कि जो टायर्स बने तो वहां पर भी प्लास्टिक कंटेंट है। ओके, तो वहां पर भी प्योर रबर नहीं है, तो केमिकल्स वहां पर लगाए गए हैं। तो जब वही प्लास्टिक के यहाँ पर जो कंटेंट वाले टायर प्लास्टिक के सड़कों के साथ जब यहाँ पर फ्रिक्शन वहां पर क्रिएट होगी, तो क्या यहाँ पर ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक जनरेट नहीं होगी हवा में। ओके, तो वो क्या फिर ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फिर ज्यादा वायरस फैलने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर यही बात करें कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि हमें यहाँ पर इमीडिएट कंट्रोल जिनके ऊपर हमें करना होगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करें, या डिफोरेस्टेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के जो एक्सपर्ट्स हैं, तो यही बात कर रहे हैं कि अभी हमें सीखना होगा कैसे जो ना ऐसे जो यहाँ पर सिनेरियो है इनको मिटिगेट किया जाए, इनको खत्म किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं, तो वो सांस ले रहे हैं मतलब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, ओके, प्लास्टिक जो है ना, माइक्रो प्लास्टिक, उसके कंटेंट हवा में बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके चलते वायरस जो है ना वो भी बड़े पैमाने पर खतरनाक होता जा रहा है। तो इस एरिया में हम सांस ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पर लास्ट में यही बात कर रहे हैं, डोंट होल्ड योर ब्रीथ ऑन दिस वन। यहाँ पर अपनी सांस को रोक कर मत रखो, सांस तो लेनी है वो, लेकिन क्या करें, सिचुएशंस को तो सही करना है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो पूरा माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में समझाया गया है ऑथर की तरफ से। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात करें, रेजिस्ट साइरन सॉन्ग ऑफ चीप लोन्स अब्रोड। तो अभी देखो, जो बाहर की जो मार्केट्स है ना, तो यूएस डॉलर में जो लोन प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत ही इंटरेस्ट लोन, जो इंटरेस्ट रेट उनको बहुत नीचे कर दिया गया है उनके द्वारा। ओके, तो अभी इन्हें जो ये साइरन सॉन्ग की तरह जो बार बार बोल रहे हैं ना कि जो बाहर की फॉरेन मार्केट जैसे यूएस की मार्केट होगी कि यूएस डॉलर में आपको लोन मिल रहा है, तो सस्ता लोन है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो उनसे बचना है। ओके, तो अभी
क्या बात यहाँ पर की जा रही है ऑथर की तरफ से, तो इसी के ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो एक्सचेंज रेट है ना, भारत का जो यहाँ पर जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, तो वो 76 रुपीज के आसपास पहुंच गया है $1 के प्रति। ओके, तो अभी जब ये एक्सचेंज रेट, जब भी हमारी करेंसी डीवैल्यूएट होती है, ओके, वैल्यूएशन कम होती है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। तो एक्सपोर्टर्स यहाँ पर खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी सामान बेचा, जो भी जितने भी यहाँ पर डॉलर्स में जितने भी उनकी यहाँ पर ट्रेड हुआ ना, तो नेचुरली जैसे आज के दिन अगर $1 डॉलर का भाव अगर 73 था, ओके, तो अगर जब उन्होंने सामान बेचना उस दिन 76 हो गया, ₹3 का इजाफा हो गया, तो डॉलर में जो एग्रीमेंट हुआ तो वो तो वही रहेगा ना। अगर यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 बिलियन या फिर $1 बिलियन का एग्रीमेंट था कि इतना सामान हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अमेरिका को, जो कि जिस भी मुल्क को, तो एग्रीमेंट हमारा यूएस डॉलर्स में साइन हुआ है। तो एक्सपोर्टर्स को मतलब अगर जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस दिन यहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस दिन अगर अच्छा खासा जो मतलब डिवैल्यूएशन देखने को मिलता, तो वो उतना पैसा यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, जो यहाँ पर एक्सपोर्टर होता है उसके, तो सीधी सी बात, अगर आप कोई एक डॉलर कमा रहे हो, तो आपकी जेब में $1 पड़ा है, तो आज उसकी जो है ना, जो वैल्यूएशन है इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 72 है, तो 2 दिन बाद 76 होगा, तो आपको फायदा है ना। तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर फायदा है, वो खुश हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इसी यूएस डॉलर की टर्म में यहाँ पर लोन उठा रखा है ना, तो यहाँ पर कर्जा उठा रखा है, तो उनको शॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो उनके लिए यहाँ पर डॉलर महंगा होता जा रहा है। ओके, तो उन्होंने जो ब्याज की किस्तें भी देनी है, तो वो भी डॉलर के हिसाब से देनी है ना, तो इसके चलते यहाँ पर उनके लिए ये एक तरह का फाइनेंशियल शॉक है। तो यहाँ पर डॉलर लोन जो है ना, मतलब लगातार यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट अभी देखने को मिल रहे हैं, और इसके चलते यहाँ पर इस जो यहाँ पर लोन उठाना है, दूसरी ओर ये एक्सपेंसिव होता जा रहा है यहाँ पर बोरोवर्स के लिए। ओके, मतलब दूसरी ओर जो है ना, रुपी जो है ना वो डेप्रिशिएट करता जा रहा है। खास तौर पे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि यूएस डॉलर के हिसाब से लोन उठाती हैं, तो ज्यादातर जितनी भी भारतीय कंपनी है, जैसे टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, तो जो भी जब भी लोन उठाती हैं अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो यूएस डॉलर की टर्म में ही होता है। ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ना लोन उठाया जाता है, तो ये भी ब्याज की किस्तें भी फिर उसी के हिसाब से जाती हैं। तो ये अभी यहाँ पर ना वार्निंग यहाँ पर ऑथर दे रहे हैं कि अभी जो साइरन सॉन्ग फॉरेन लैंडर्स के हमें सुनने को मिल रहे हैं कि आप हमारे हमसे लोन उठाइए, सस्ते ब्याज दरों पे लोन आपको मिलेगा, तो इंडियंस को वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि जो है ना सस्ते ब्याज दरों पर डॉलर डॉलर के हिसाब से आप लोन उठाइए, तो उनसे बचना है हमें। ओके, तो मतलब वो उनके खिलाफ ये वार्निंग दे रहे हैं ऑथर, के उनसे बचे। यहाँ पर बात कर रहे हैं लैरी समर्स की। ओके, तो पॉल क्रुगमैन की, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिस्ट रहे हैं अमेरिका के। ओके, तो इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन जो जताई है, वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी आने वाले फ्यूचर में ना कम ही रहने वाले हैं, अगर जो भी यूएस डॉलर के हिसाब से लोन उठा रहे हैं मार्केट से, बैंकों से। तो यहाँ पर जो इनकी जो सेकुलर स्टैग्नेशन की जो यहाँ पर रिपोर्ट क्या थी, मतलब किस तरीके से इकोनॉमी जो है, यहाँ पर जो लोन की मार्केट है वो यहाँ पर रुकी हुई देखने को मिल रही है, तो जो यहाँ पर इनकी कथनी है वो क्या है, वे कह रहे हैं जो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब कि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं ना, तो वो कम यहाँ पर स्पेंड करते हैं, अगर उनको कंपेयर करें यंगस्टर्स के साथ, वो ज्यादा स्पेंड करते हैं पैसा। ओके, इसके अलावा बात करें कि शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो कि कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि वहां पर लोगों का रुझान कम हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कम लगाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पैसा चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, तब जाकर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाओगे। और इसी से यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर की ओर। तो जो यहाँ पर कैपिटल लाइट यहाँ पर टर्म यूज की गई है। कैपिटल लाइट मतलब कम पैसा भी अगर होगा तो आप जो है सर्विसेज प्रदान करना शुरू कर देंगे किसी दूसरे को। ओके, जैसे अगर कोई एजुकेटर एजुकेट कर रहा है, तो वहां पर कोई मतलब इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर कोई क्लासरूम एक कमरा भी है, तो वहां पर भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सर्विस दी। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि बहुत सारी कंपनीज जो है ना, वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर रुपीस में बोरो कर रुपीस में लोन उठा रही है, तो उनके मायने में यहाँ पर वो उनको यहाँ पर सस्ता डेट मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ सेस बनती है। मगर अगर वो रुपीस में लोन उठा रही है, तो उसमें तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रुपीस की जिस हिसाब से वैल्यू अगर राइस हो कम हो, तो रुपीस में अगर काम चल रहा है तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी वेस्टर्न कॉर्पोरेशन है, जैसे हम यूएस मार्केट की बात कर लें, यूके की मार्केट की बात कर लें, तो वो यहाँ पर उधार उठा रही है। ज्यादातर जितना भी उधार उठा रही है, किस लिए उठा रही है, यहाँ पर शेयर्स को बाय बैक करने के लिए, मतलब कि जो उन्होंने अपने शेयर बेचे थे पहले, उन्हीं को वापस खरीदना है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में से। ओके,
तो इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट रिस्क यहाँ पर ना रहता ही रहता है जब भी हम बाहर बाहर की मार्केट से उधार लेते हैं। ओके, जैसे हमने यूएस डॉलर से जो यूएस डॉलर का लोन उठाया तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट रिस्क उसके ऊपर रहता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेकर हमें समझा रहे हैं एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की, जो कि 1997 में शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था थाईलैंड से। ओके, तो उस समय जो थाईलैंड के जो बैंक्स थे ना, तो उन्होंने उस समय भी ऐसी सिचुएशन थी कि यूएस डॉलर बहुत ही सस्ते रेटों में यहाँ पर अवेलेबल था कि आप यूएस डॉलर को खरीदें, उसी के टर्म में लोन उठाएं ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर थाईलैंड के बैंक्स ने उठाया। ओके, बाद में अपनी ही इकोनॉमी में उसको मतलब हायर यहाँ पर ब्याज दर लगा के उसको और मतलब जो है पैसा जो है यूएस टर्म्स में, डॉलर की टर्म्स में आगे लैंडिंग करना शुरू कर दी। ओके, तो यहाँ पर कर्जा देना शुरू कर दिया अपनी ही इकोनॉमी में, सस्ते ब्याज दरों पर यहाँ पर डॉलर उठाया और यहाँ पर महंगे ब्याज दरों पर आगे देना शुरू कर दिया। तो ये कुछ सालों तक तो ये प्रॉफिट मतलब कमाते रहे बैंक, लेकिन जब आदत पड़ गई ना यूएस डॉलर की ही, तो उससे यहाँ पर जो नुकसान होता है वो होता है अपनी करेंसी का। ओके, तो अपनी करेंसी में अगर विश्वास कम होना शुरू हो जाएगा तो वो डिवैल्यूएट होती जाती है। यही चीज यहाँ पर देखने को मिली थाईलैंड में, तो जिसके चलते फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया और यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर जो थाईलैंड की अपनी करेंसी थी, थाई बाट इसको बोलते हैं, तो वो डीवैल्यूड होगी बहुत बड़े पैमाने पर। इसी का यहाँ पर चलन ना उस समय पर सिर्फ थाईलैंड में ही देखने को नहीं मिला, फिर बाद में जो इसके आसपास के रीजन थे, ओके, तो वहां पर भी यही चलन देखने को मिला, तो वहां पर भी करेंसी डिवैल्यूड होगी बहुत बड़े पैमाने पर, और इसको हम कहते हैं कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। ओके, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट रिस्क लगा, जिसके चलते ज्यादातर यूएस डॉलर के टर्म में ही यहाँ पर लोन उठाया गया। बाद में मतलब जो विश्वास था, जो अपनी करेंसी थी, वो डिवैल्यूट होगी बड़े पैमाने पर, और जिसके चलते क्राइसिस आ गई। और यही बात यहाँ पर ये भी बात की जाए, जो रुपी है हमारा, तो वो किसी समय में यहाँ पर 45 रुपीज था पर $1। एक डेकेड मतलब एक डेकेड पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर $1 के प्रति 75 रुपीज बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 65% डेप्रिसिएशन हो गई है हमारी करेंसी की वैल्यू की 10 सालों के अंदर अंदर ही। ओके, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट रिस्क की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनको हम कम कर सकते थे अगर हम हेजिंग, मतलब ये भी हेज फंड्स होते हैं जिसके तहत ना, यहाँ पर भी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जिसके तहत हम यहाँ से लोन उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये महंगे हैं। पहले ये सस्ते हुआ करते थे कि सस्ता लोन आपको मिल जाता, तो आप उसका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगा दिया। लेकिन अभी वो महंगे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लोग अभी हेज फंड से पैसा नहीं उठा रहे हैं। ओके, यहाँ पर आगे बात करें, जो रिस्क जो है ना, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की बात करें, ओके, जिनका सेल जो है प्रॉफिट अभी बढ़ता है डेप्रिसिएशन होते होते, तो वहां पर जो रिस्क है वो कम हुआ है। ओके, यहाँ पर एक्सचेंज रेट का, तो जैसे अभी मैंने एक्सपोर्ट की बात करी, तो यहाँ पर ये बात करें कि एक्सपोर्टर्स के अलावा जो बाकी के बॉर्बर्स होते हैं, तो उनको जब भी काम करें, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल लोन उठाना है, तो यहाँ पर जो है ना अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो उस हिसाब से यहाँ पर रकम को उठाना है। इतना नहीं कि बड़े पैमाने पर जो है आप जो है यूएस डॉलर को आप जो है आप लोन उठाते रहो, जैसे कि थाईलैंड के बैंकों ने किया था किसी जमाने पर, कि मतलब कि हम प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाते जाए, तो इसका यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। ओके, अपनी इकोनॉमी क्लैप्स हो जाती है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल हूं तो वेनेजुएला इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो वेनेजुएला में तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ, ऐसा वहां पर की करेंसी जो थी डिवैल्यूट कर गई बहुत बड़े पैमाने पर, तो इकोनॉमी पे विश्वास ही नहीं रहा। जहां पर जिस देश की करेंसी ही इतने बड़े पैमाने पर डिवैल्यूट कर जाए, तो यहाँ पर 700% से ऊपर का यहाँ पर इन्फ्लेशन चला जाए, तो वहां पर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पर इकोनॉमी ही स्टेबल नहीं है। ओके, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है जब भी हम यहाँ पर एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, अगर ज्यादा गिर जाए ना, तो इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी दर्शाता है ये। तो इसको भी कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आखिर में बात करें कि जो भारत का जो एक्सपोर्ट है, तो 2013 से ये स्टैग्नेंट है, मतलब कि जितने बिलियन डॉलर्स में हम 2013 में एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, तो उतने बिलियन डॉलर्स में ही अभी 2019-20 या 20-21 में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसमें कुछ खास राइस देखने को हमें नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर भारत एक्सपोर्ट पावर हाउस बनता है दोबारा, तो यहाँ पर भी ज्यादा यहाँ पर एक्सटर्नल लोन जो है ना यहाँ पर हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर तभी ये सही होगा अगर हम सही पॉलिसी अपनाकर जो है ना चेतावनी के रूप पर अगर सही तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी एक्सटर्नल लोन हम उठाएंगे, तभी हमें फायदा है। जब अगर हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ रहा, एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर लोन चाहिए कि हमने अपना जो एक्सपोर्टर्स का जो यहाँ पर खर्चा है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए जो कर्जे का पैसा है उसको वहां पर यूटिलाइज करें। ओके, बाद में जब अपना सामान का बिकेगा, जब पैसा आएगा उसके चलते
तो चलिए अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमी में। तो ये क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके चलते कोई इनोवेटिव जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, मतलब कि जो यहाँ पर जो कंपनी को चला रहा है, तो अगर वो रिस्क ले रहा है तो यहाँ पर ना एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए। और यहाँ पर जो पुरानी टेक्नोलॉजीज ना उनको रिप्लेस कर रहा है। तो इस ऐसी यहाँ पर जो गतिविधि होती है उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ओके, तो कहने का मतलब जैसे पहले पुराने समय में अगर कोई यहाँ पर प्लांट ही लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वहां पर कोई मशीन लगी है, तो मशीन में कोई नई क्रिएशन आपने करा दी कर दी, नया इनोवेशन आप लेकर आ गए, तो एक रिस्क लिया है आपने। तो उसको यहाँ पर आगे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिसके चलते आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बूस्ट भी देखने को मिल सकता है अगर आप कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हो। ओके, तो पुरानी को हटा दिया, नई को लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी को आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे मैं अगर बात करूं तो अगर जो फॉर्जिंग इंडस्ट्री होती है जहां पर कास्टिंग का काम होता है, तो वहां पर पहले आम लोगों को ही लगाते थे, फिर लेबर को लगाते थे, अभी मशीनरीज को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फायदा देखने को मिल रहा है ए के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने एक किताब लिखी थी, तो यहाँ पर बात करें कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है वो सबसे बढ़िया चीज होती है अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। तो यहाँ पर इरेगुलरिटी और यहाँ पर इनोवेशन नहीं होती है इरेगुलरिटी